नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मुख्य सेविका भर्ती की एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जिसको मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया था। आप सभी को अगर याद होगा, अभी 2 दिन पहले हमने एक मॉक टेस्ट किया था लाइव, जहां पर 2 टर्म्स आए थे, 2 समितियां पूछी गई थी। पहली आपकी थी भोर समिति, दूसरी आपकी थी मुदालियर समिति। तो कई लोगों ने पूछा था मैम ये क्या है, इनको एक्सप्लेन कर दीजिए, इसीलिए इस वीडियो को लेकर आई हूं मैं आपके लिए। यहाँ पर दोस्तों आपको सारी समितियां, जिसमें से आप शायद बहुत लोगों के नाम सुने होंगे, भोर समिति है, मुदालियर समिति है, चड्ढा समिति है, जंगलवाला समिति है, समिति के बारे में आपको बताऊंगी आज, ठीक है। तो इसीलिए इस वीडियो को इत्मीनान से देखिएगा। आपको इस वीडियो में करना ये कि बस समझते चलना है, समझना अच्छे से, बाकी पीडीएफ आपको पता है प्रोवाइड कर ही दूंगी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले हम बात करें समितियां और आयोग में हेल्थ प्लानिंग कमिटीज ऑफ इंडिया। जैसा कि आपको पता है, जो आपके ग्रामीण स्तर पर काम होता है वहां पर मुख्य सेविका, एएनएम, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर्स, ये सभी लोग एक साथ काम करते हैं। तो आप सभी को पता है एक ही काम करना होता है, हेल्थ की प्लानिंग कैसे करनी, फैमिली प्लानिंग कैसे होनी है, लोगों का स्वास्थ्य कैसे रहेगा, इन सब के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देना होता है। कौन कौन समितियां आई, क्या हुआ, इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको जो समिति दिख रही होगी इसका नाम क्या है, भोर समिति। सबसे इंपॉर्टेंट है ये समिति आपकी, इसलिए इसको रट लीजिएगा। ये प्रश्न में हमेशा कई बार एग्जाम्स में आप जाते हो तो पूछी जाती है। कौन सी समिति है ये, भोर समिति, ठीक है। भोर समिति जो आपकी है, या फिर इसको आप भोर कमेटी बोलते हो। इस पूरी वीडियो में अभी से लेकर जब तक की वीडियो आपकी खत्म होगी, एक चीज समझ लीजिएगा, जो भी नाम होगा किसी भी समिति का, जनरली आपने देखा भी होगा, कोई समिति या कोई कमेटी बनती है तो उसका जो अध्यक्ष होता है, जनरली उस समिति का नाम उसी अध्यक्ष के नाम पर पड़ती है। जैसे कि रंगराजन समिति अगर होती है तो उसका मतलब वहां के अध्यक्ष कौन थे, रंगराजन थे, ठीक है। तो ये चीज अंडरस्टूड कर लीजिएगा, समझने वाली बात है। अगर मैं आपसे बोलूं मुदालियर समिति का अध्यक्ष कौन था, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे कौन अध्यक्ष होगा, मुदालियर होंगे, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं भोर समिति, भोर कमेटी, तो इसके अध्यक्ष आपसे पूछा जाए कौन है, तो इनके अध्यक्ष कौन थे, सर जोसेफ भोर। ये दोस्तों आपकी सबसे पहली ऐसी समिति जो बनाई गई थी। क्यों बनाई गई थी, भारत में स्वास्थ्य स्थिति की आकलन के लिए, कि भारत में हेल्थ कैसी चल रही है, लोगों की हेल्थ कैसी है। उस समय आपको पता है लोगों की छोटी छोटी बीमारियां होती थी, वो पूरे संक्रमण पूरा फैल जाता था। क्यों, क्योंकि लोगों को उतनी अवेयरनेस नहीं थी साफ सफाई के बारे में, चीज़ों को समझने के बारे में। देखा गया लाइफस्टाइल बिल्कुल सही नहीं लोगों का। तो इसके लिए क्या हुआ, पहली जो अगर आपसे पूछा जाए, सबसे पहली जो भारत में स्वास्थ्य आकलन के लिए, स्वास्थ्य को देखने के लिए जो रिपोर्ट, जो समिति बनाई गई, वो कौन सी थी, वो थी आपकी भोर कमेटी। कब इसकी स्थापना हुई, ये पूछा जा सकता है। देखिए जो चीज पूछी जाती है मैं बताती चल रही हूँ आपको, ये पूछा जा सकता है प्रश्न में, जो ऑब्जेक्टिव आपके आएंगे वहां पूछा जाएगा भोर कमेटी की स्थापना कब हुई। तो कब हुई भोर कमेटी की स्थापना, आप बताओगे 1943 में भोर कमेटी की स्थापना हुई। किसकी अध्यक्षता में, सर जोसेफ भोर की अध्यक्षता में, ठीक है। फिर हम बताएंगे इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की। ये भी आपने हमेशा देखा है, जब समिति या रिपोर्ट बनाई जाती है टाइम लगता है चीज़ों का आकलन करने में, इवैल्यूएशन करने में, और उसके बाद उसकी रिपोर्ट जमा की जाती है। तो इनसे पूछा जाए, अगर आप लोगों से पूछा जाए प्रश्न में, भोर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, तो कब प्रस्तुत की, 1946 में। आप बताओगे 1946 में, 1946 में भोर समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, ठीक है। मैंने ये बता दिया आपको, ये भारत की पहली समिति थी जिसने क्या किया था, भारत में स्वास्थ्य स्थिति का आकलन किया था, ठीक है। अब इन्होंने आकलन करने के बाद कुछ मेजर्स बताए, कुछ चीजें बताई, उनको ध्यान में देते हुए चलना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हेल्थ सर्विसेज एंड डेवलपमेंट कमिटी। ये रट लीजिए, क्यों बोल रही हूँ कि आपको आगे पता चलेगा। मैं एक नाम दूंगी, अभी इसके बाद जो नई समिति बताऊंगी, नया कमेटी बताऊंगी, उसमें बताऊंगी आपको हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमिटी। तो आपको ये याद होना चाहिए कि क्वेश्चन में सीधे सीधे पूछा जा सकता है, किस समिति को हेल्थ सर्विसेज एंड डेवलपमेंट कमिटी कहा जाता था, यानी कि स्वास्थ्य की सेवा और आपका विकास समिति किसको कहा जाता था। तो आप बताओगे हेल्थ सर्विसेज एंड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट यानी कि विकास की समिति किसको कहा जाता था, भोर को कहा जाता था, भोर समिति को, ठीक है। इन्होंने और क्या बताया, इन्होंने कहा कि आप 3 मंथ की ट्रेनिंग देकर सोशल फिजिशियंस तैयार करो, सोशल फिजिशियंस को तैयार करो। जैसे आपको पता है ना, फिजिशियन कौन होता है, एक नॉर्मल जो डॉक्टर जिसको आप बोलते हो, जो आपकी सर्दी खांसी गला जुकाम, जो नॉर्मल डॉक्टर, जिसको डॉक्टर को सारी चीज़ों के बारे में पता होता है, फिजिकल जांच करता है, उसे बोलते हैं फिजिशियन, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि लोगों को अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है साफ सफाई के बारे में, अगर संक्रमण है तो
फैलता चला जाता है। मतलब जैसे अभी आजकल तो लोगों को पता है कि भाई किसी को बीमारी हुई तो क्या करते हैं, डेटॉल से धुलो, गर्म पानी से धुलो। पहले ये सब चीज़ें जानकारी का अभाव था, तो लोग अपना पुराना जो आयुर्वेदिक वाला नुस्खा होता था, पेड़ों से कोई चीज़ ले आए तो उसको सबको लगा दे रहे, ऐसे करके ही चीज़ों को सही करते थे। सही भी होती थी, लेकिन क्या होती थी, फैल भी जाती थी उससे चीज़ें। जब तक एक को सही होता तो दूसरा उस चपेट में आ जाता था, हाइजीन नहीं रहती थी। तो उन्होंने कहा कि 3 महीने की ट्रेनिंग देकर क्या करो, सोशल फिजिशियंस बनाओ। ठीक है, ढेर सारे सोशल फिजिशियंस तैयार करो जो समाज में रहें और वो समाज को समझाएं कि कैसे क्या रहना है। उसके अलावा उन्होंने फोकस किस पे किया, स्कूल हेल्थ पर भी फोकस किया। ठीक है, और देख रहे थे उन्होंने क्या काम किया दोस्तों, इन्होंने सबसे पहले क्या लाए, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर का कॉन्सेप्ट लेकर आए। कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर का कॉन्सेप्ट क्या है, आपको पता है प्रिवेंटिव सर्विस और क्यूरेटिव सर्विस, 2 तरह की सर्विस है। वो क्या होती है मैं बता देती हूँ आपको। देखिए दोस्तों, प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है, हमेशा बोलते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि बचाव ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्रिवेंटिव सर्विसेज यानी कि आप बीमारी से बचोगे कैसे, क्यूरेटिव सर्विस अगर बीमारी हो गई तो उसको क्योर कैसे करोगे। तो ये फंडा सबसे पहले कौन लेकर आया, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर का सिस्टम भोर समिति ने। उन्होंने ही प्रिवेंटिव सर्विस पहले समझाई लोगों को कि पहले आप बचिए बीमारियों से, फिर अगर आपको हो जाए तो क्यूरेटिव सर्विस बताई कैसे आप उसको क्योर करोगे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने अपने इन्हीं सब कामों के बाद समिति ने 2 मेजर्स दिए, 2 मेजर्स सुझाए गए। कौन कौन से, एक आपका था शॉर्ट टर्म मेजर और एक आपका था लॉन्ग टर्म मेजर, या फिर जैसे आप बोलते थे 3 मिलियन प्लान। ठीक है, शॉर्ट टर्म मेजर में क्या बताया गया कि एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर होगा, PHC लिखा है ना मैंने, इसका नाम क्या है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। प्राइमरी हेल्थ सेंटर का मतलब क्या है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। वो क्या होगा, उन्होंने कहा कि वो बनाया जाएगा, लेकिन कितनी पॉपुलेशन पर, 40,000 पॉपुलेशन पर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाया जाएगा। लॉन्ग टर्म अगर मेजर्स की बात कर लें तो इन्होंने कहा था लॉन्ग टर्म मेजर्स में 3 मिलियन प्लान इसको बोलते हैं। इन्होंने उसमें आपको बता दूं प्राइमरी हेल्थ यूनिट के बारे में, रीजनल हेल्थ यूनिट के बारे में, इन सब के बारे में बताया था, लेकिन आपको उतनी डीप में जाने की जरूरत नहीं है। आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा उसको फिर से बता देती हूँ। पहला प्रश्न पूछा जा सकता है, भारत में स्वास्थ्य स्थिति के आकलन के लिए कौन सी समिति आई थी, आप बताओगे भोर समिति। किस सन में आई, आप बताओगे 1943 में। किसकी अध्यक्षता में, सर जोसेफ भोर की अध्यक्षता में। किस ईयर में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, आप बताओगे 1946 में। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए क्या नाम था इसका, हेल्थ सर्विसेज एंड डेवलपमेंट कमिटी। ठीक है, विकास समिति आपकी थी। यहां पे इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि 3 महीने की ट्रेनिंग देकर सोशल फिजिशियंस तैयार करो, और स्कूल हेल्थ पर भी इन्होंने ध्यान दिया। सोशल फिजिशियंस का मतलब समझ रहे हो ना आप, कि समाज में लोगों को तैयार करो, बताओ, उन्हें जानकारी दो। उसके बाद इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर के बारे में जानकारी दी, यानी कि प्रिवेंटिव सर्विस, आप पहले तो बचाव उन्होंने सिखाया, फिर अगर आपको मान लीजिए रोग हो जाता है तो क्यूरेटिव सर्विस, क्योर कैसे करोगे इसके बारे में बताया। इन्होंने 2 मेजर्स दिए, कौन कौन से, शॉर्ट टर्म मेजर्स और लॉन्ग टर्म मेजर्स। शॉर्ट टर्म मेजर्स में इन्होंने क्या कहा कि एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर होगा 40,000 पॉपुलेशन पे। ठीक है, और लॉन्ग टर्म मेजर्स जो आपका था, इसको आप 3 मिलियन प्लान भी बोलते हो, कई बार ये भी पूछा सकता है 3 मिलियन प्लान जो था वो किसके द्वारा दिया गया, किस समिति में दिया गया, आप बताओगे भोर समिति में दिया गया। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं आपसे लॉन्ग टर्म मेजर्स। मैंने बताया आपको प्राइमरी हेल्थ यूनिट, रीजनल हेल्थ यूनिट्स, ये सब इसमें बताया था उन्होंने बेड के बारे में, कि रीजनल हेल्थ यूनिट होगी तो इतने बेड प्रोवाइड करोगे, प्राइमरी हेल्थ यूनिट होगी तो इतने बेड्स प्रोवाइड करेंगे। ये बेड वाली बात इन्होंने यहाँ भी कही थी, वैसे शॉर्ट टर्म मेजर्स में भी कि 30 बेड होने चाहिए, इतने मेडिकल ऑफिसर्स होने चाहिए, लेकिन बहुत चीज़ मैं आपको बता नहीं रही, PDF में आपको मिल जाएगा। ठीक है, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बता दी। अब हम लोग दोस्तों नेक्स्ट जो समिति की बात करेंगे वो है आपकी मुदालियर समिति। ठीक है, कौन सी है, मुदालियर समिति है। दूसरा देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा होगा मुदालियर कमेटी या फिर मुदालियर समिति। ठीक है, आपको देखिए सारी समितियों का जो ईयर है वो जरूरी है याद रखना, कि जनरली आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ईयर को लेकर पूछा जा सकता है। जैसे कि मैंने बताया भोर का समिति कब की थी आपकी, 1943 में आई। रिपोर्ट कब जमा हुई उसकी, रिपोर्ट कब प्रस्तुत हुई, 1946 में। ठीक है, मैं इतनी बार इस वीडियो में इसको बोल दूंगी, मुझे लगता है कि आप वीडियो देखने के बाद आपको खुद ही वो रट चुकी रहेगी। ठीक है, बाकी नोट्स का आपको इश्यू नहीं है, PDF में आपको वो मिल जाएगा। जितने लोगों ने नोट्स मुझसे ले रखे हैं, जो लोग मुझसे क्या कहते हैं पेड वाला कोर्सेज लेते हो, तो उन सभी को PDF मिल जाएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैंने बताया मुदालियर कमेटी है, मुदालियर समिति है,
तो इसके अध्यक्ष का नाम क्या होगा? इसके अध्यक्ष का नाम क्या था? ए लक्ष्मणा स्वामी मुदालियर। ठीक, तो ये आपसे मुझे लगता है कभी भी पूछा जाए किसी का अध्यक्ष कौन है किस समिति का, तो आप बता दोगे उसी के नाम से वो रहेगा। आगे बात कर लेते हैं, इन्होंने किस चीज़ के लिए बताया? इन्होंने बताया कि जैसे कि ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज आपकी होती हैं, IAS लोग आपके ऑल इंडिया लेवल पे चुने आते हैं, उसके बाद हर राज्यों में वो आपके अपॉइंट होते हैं। सेम उसी तर्ज पर इन्होंने बोला मुदालियर जी ने कि आप कॉन्स्टिट्यूशन करो किस चीज़ का? ऑल इंडिया हेल्थ सर्विसेज का, AIHS को आप कॉन्स्टिट्यूट करो, जैसे कि आप IAS का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, IAS की तर्ज पर ही ऑल इंडिया हेल्थ सर्विसेज का भी कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। फिर इन्होंने भी वही सजेशन दिया, एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर होगा कितने लोगों पर? 40,000 पॉपुलेशन पर। इन्होंने भी बोला 40,000 जनसंख्या पे एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर होगा, यानी कि एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होगा। ठीक है, आपको पता है 40,000 नहीं फॉलो हो पाता, 20 से 30,000 पर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर इस समय चल रहा है। आगे अगर बात कर लें तो इन्होंने कहा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, यानी कि जो आपके जिला चिकित्सालय होते हैं, वहां पर स्पेशलिस्ट सर्विसेज होनी चाहिए। जैसे कि आपको पता है अब तो स्थिति काफ़ी अच्छी हो गई है, उस समय 62 वगैरह में स्थिति सही नहीं थी, जिला चिकित्सालय वगैरह में स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स नहीं होते थे, तो इन्होंने कहा कि स्पेशलिस्ट सर्विसेज मिलनी चाहिए कहाँ पर? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, जिला चिकित्सालय में। उसके बाद इन्होंने कहा हर स्टेट में एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है अब तो कई जगह हर स्टेट में एम्स वगैरह खुल रहे हैं, उसी तरह उन्होंने कहा कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हर राज्य में जरूर होना चाहिए। ठीक है, अब आप कंफ्यूज होते हैं कई बार मुदालियर समिति से मुदालियर आयोग में। तो मुदालियर समिति दोस्तों आपकी स्वास्थ्य की समिति थी, आपको समझ में आ रहा है। मुदालियर जी ने 1962 में रिकमेंडेशन दिया कि जैसे IAS का काम होता है, IAS की तर्ज पर आप ऑल इंडिया हेल्थ सर्विसेज का भी निर्माण करो, एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर 40,000 जनसंख्या पर प्रोवाइड करो। फिर क्या बताया उन्होंने? स्पेशलिस्ट ऑफिसर दो आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, जिला चिकित्सालय में स्पेशलिस्ट सर्विसेज प्रोवाइड होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, हर राज्य में रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का प्रबंध होना चाहिए, उसको वहां पर प्रोवाइड किया जाना चाहिए। अब उसके बाद आप कंफ्यूज होते हो कई बार मुदालियर आयोग से, तो मुदालियर आयोग के भी अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष मुदालियर जी ही थे। और यहाँ पे दोस्तों संघ क्या था? ये आपका 23 सितंबर 1952 को मुदालियर आयोग की इनकी अध्यक्षता में मुदालियर आयोग की स्थापना की गई। कब? 23 सितंबर 1952 में। इस आयोग को दोस्तों माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है, क्योंकि इसी आयोग से 1952 में देखा गया आज़ादी के बाद भी कि हमारी माध्यमिक शिक्षा में कोई भी विशेष बदलाव नहीं हुआ है, कोई भी उसका विकास नहीं हो रहा, उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो 1952 में आपकी भारत सरकार ने मुदालियर जी की अध्यक्षता में मुदालियर आयोग, इसका मेन काम क्या था? माध्यमिक शिक्षा आयोग था। मतलब माध्यमिक शिक्षा आयोग इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसने माध्यमिक शिक्षा में बहुत परिवर्तन लाया। ठीक है, ये आयोग। तो इन दोनों से कंफ्यूज मत होइएगा। मुदालियर समिति 1962 में हेल्थ की समिति थी, स्वास्थ्य समिति थी, और 1952 में जो आपका मुदालियर आयोग था वो क्या था? माध्यमिक शिक्षा आयोग था। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये शिक्षा से रिलेटेड आयोग था और ये आपकी समिति थी। क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट हम लोग अब जो पढ़ने वाले दोस्तों वो हमारी है चड्ढा कमेटी। कौन सी है? चड्ढा समिति। ठीक है दोस्तों, चलिए वो आगे देख लेते हैं हम लोग चड्ढा समिति को। दोस्तों तीसरी आपको समिति दिख रही है चड्ढा समिति या फिर चड्ढा कमेटी। ठीक है, चड्ढा कमेटी जो आपकी थी वो किस ईयर में थी? 1963 की थी। ठीक है, इसी के साथ हम तीनों फिर से रिवाइज कर लेंगे। भोर समिति कब की थी आपकी? 1943 की थी। 1946 में रिपोर्ट प्रस्तुत हुई। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी परीक्षाएं पूछी जा सकती है वो भोर समिति ही है। दूसरी आपकी कौन सी है? मुदालियर समिति। उसका क्या ईयर है? 1962। तीसरी पर आते हैं, उसका क्या नाम है? चड्ढा समिति है या फिर चड्ढा कमेटी। उसका क्या ईयर है? 1963। यहाँ पे अध्यक्ष का नाम मैंने नहीं लिखा क्योंकि अध्यक्ष कौन होगा? चड्ढा साहब ही होंगे। ठीक है, तो चड्ढा जी जो है वो इसके अध्यक्ष हैं। आगे हम बात कर लेते हैं इस कमेटी का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है। पहला इसको बोलते हैं लिंकिंग कमेटी। अगर आपसे पूछी जाए कौन सी कमेटी है इसको लिंकिंग कमेटी कहा जाता है, तो आप बताओगे चड्ढा कमेटी। क्यों? अभी आपको समझ में आ जाएगा इसका नाम लिंकिंग क्यों पड़ा, लिंक क्या है इसका। ठीक है, देखिए दोस्तों उसके बाद इन्होंने बताया उस समय आपको पता है हमारे देश में मलेरिया वगैरह ऐसा बहुत बड़ी बीमारियां होती थी, इनसे पूरा पूरा गांव आपको पता है समाप्त हो जाता था। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने क्या सजेशन दिया? इन्होंने कहा जो ये हमारे नेशनल
मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम है, ठीक है, जो हमारे देश में उस समय इरेडिकेशन मतलब हटाना होता है, तो जो उस समय मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम चलाए जा रहे थे, उन्होंने बोला ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? पीएचसी की, जो ब्लॉक लेवल पे काम कर रहा है। जो भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर आपका ब्लॉक लेवल पे काम कर रहा है, मलेरिया का जो भी नेशनल वाला लेवल चल रहा है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ब्लॉक लेवल पर उसको देखे, उसको रिमूव करने की कोशिश करे, जो भी दिक्कतें हो रही पीएचसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको सही करे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या सजेशन दिया? इन्होंने कहा कि जैसे 40,000 उसमें पॉपुलेशन पे आप लोग एक पीएचसी बना रहे हो, उसी तरह से एक बेसिक हेल्थ वर्कर होना चाहिए। कितनी पॉपुलेशन पे? 10,000 पॉपुलेशन पे। 10,000 पॉपुलेशन पे इन्होंने सजेशन दिया एक बेसिक हेल्थ वर्कर होना चाहिए। वो क्या करने के लिए होना चाहिए? उस समय मलेरिया, मैंने आपको बताया ना, मलेरिया वगैरह बहुत बड़ी बीमारियां होती थी, तो उन्होंने बताया कि क्यों होना चाहिए वो बेसिक हेल्थ वर्कर? वो होना चाहिए मलेरिया विजिलेंस के लिए। मलेरिया की आपको पता है, अगर स्टार्टिंग दिख रही है, कहीं गंदा पानी जमा हो रहा है, उन सबसे होता है, तो उन सबको अवेयरनेस के लिए, उन सबको देखने के लिए, किसी नाले में पानी भर रहा है, किसी और जगह गंदगी हो रही है, तो उसकी सफाई करने के लिए, उसको बताने के लिए कि यहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। एक उसके लिए वो बेसिक हेल्थ वर्कर होगा। दूसरा क्या करेगा? वो डेटा कलेक्ट करेगा। कौन सा डेटा कलेक्ट करेगा? लोगों के आने और जाने का। जैसे कि आपको पता है, जब लड़कियों की शादी होती थी तो वो दूसरे गांव चली जाती थी, और अगर जिस लड़की की शादी दूसरे गांव में होती थी वो यहाँ बहू बन के चली आती थी। ये सब डेटा हुआ, किसी की डेथ वगैरह का पूरा डेटा जो भी है गांव का, वो पूरा एग्जैक्ट डेटा, ठीक है। जैसे आपको पता सेंसस हो रहे हैं, वो अलग हो रहे हैं, लेकिन ये जो डेटा था गांव गांव का डेटा कि कौन किसकी शादी हो रही, कितने दिन पे कौन चला जा रहा, पॉपुलेशन क्या हो जा रही उस पर्टिकुलर गांव की, खाली उसके लिए ये रखे गए बेसिक हेल्थ वर्कर। प्लस फैमिली प्लानिंग की, ठीक है। फैमिली प्लानिंग की आपको पता उस समय तक ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो उसके लिए इन्होंने कहा बेसिक हेल्थ वर्कर ही फैमिली प्लानिंग भी देखेगा। आगे देखिए इन्होंने क्या किया, फैमिली प्लानिंग हेल्थ असिस्टेंट भी एक बना दिया। इन्होंने कहा बेसिक हेल्थ वर्कर भी रहेगा और एक आपका फैमिली प्लानिंग हेल्थ असिस्टेंट भी रहेगा। वो क्या करेगा? फैमिली प्लानिंग हेल्थ असिस्टेंट क्या करेगा? 3-4 बेसिक हेल्थ वर्कर को सुपरवाइज करेगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोग मुख्य सेविका हो, तो आप लोग अपने अंडर में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को सुपरवाइज करोगे। ठीक इसी तरह से चड्ढा जी ने बताया कि एक फैमिली प्लानिंग हेल्थ असिस्टेंट बनाया जाएगा, जो कि 3-4 बेसिक हेल्थ वर्कर्स को सुपरवाइज करेगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा इनका नाम लिंकिंग कमेटी क्यों पड़ा, क्योंकि इन्होंने अपनी मलेरिया वगैरह, अभी तक देखिए सब लोग बात कर रहे थे खाली हेल्थ की बात कर रहे थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने हेल्थ को, मलेरिया वगैरह जो डिजीजेस थी, इनको किसके साथ लिंक कर दिया? फैमिली प्लानिंग के साथ लिंक कर दिया, जोड़ दिया कि बेसिक हेल्थ वर्कर फैमिली प्लानिंग को भी देखेगा, डेटा को भी कलेक्ट करके बताएगा, कौन जा रहा है, किसकी शादी हो रही, कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, इन सभी चीजों का डेटा बताएगा। तो ये काम इसलिए, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? इसको आप बोलते हो लिंकिंग कमेटी। चड्ढा समिति को क्या बोला जाता है? लिंकिंग कमेटी। समझ में आ रहा हो क्यों बोला जाता है? क्योंकि क्या कर रही है? लिंक कर रही है हेल्थ वर्कर्स को, साथ में किस चीज से लिंक कर रही है? डेटा के साथ लिंक कर रही है, फैमिली प्लानिंग के साथ लिंक कर रही है। इन्होंने कहा एक बेसिक हेल्थ वर्कर होगा जो 10,000 पॉपुलेशन पे काम करेगा, एक फैमिली प्लानिंग असिस्टेंट होगा जो 3-4 हेल्थ वर्कर्स को क्या करेगा? सुपरवाइज करेगा। आगे हम लोग बात करते हैं अब मुखर्जी समिति की, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग बात करने जा रहे हैं दोस्तों, वो मुखर्जी समिति की करेंगे। देखिए नेक्स्ट आपको दिख रही होगी मुखर्जी कमेटी। मुखर्जी समिति आपकी कब की थी? 1965 की थी, ठीक है। मुखर्जी समिति ने क्या किया, जैसा कि आपको पता है, मैंने बताया चड्ढा समिति जो आपकी थी 1963 की, उसमें क्या था? वो लिंकिंग कमेटी थी। उन्होंने क्या किया? मलेरिया वगैरह प्रोग्राम प्लस फैमिली प्लानिंग को एक साथ कर दिया था। मुखर्जी समिति ने क्या बताया 1965 में कि नहीं भाई, आप इन लोगों को अलग अलग करो, ठीक है। मुखर्जी समिति ने क्या किया? सेपरेट कर दिया। देखिए लिखा है मैंने, सेपरेट स्टाफ फॉर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। तो मुखर्जी कमेटी की एक ही चीज इंपॉर्टेंट जो थी वो यही थी कि इन्होंने कहा कि फैमिली प्लानिंग का जो प्रोग्राम होगा उसका स्टाफ बिल्कुल अलग होगा। मलेरिया वाले बीमारियों वाला जो वर्कर होगा वो अलग होगा, फैमिली प्लानिंग वाला अलग होगा। ये किसमें का बात कही गई? मुखर्जी समिति में कही गई। इस वीडियो को दोस्तों आप एंड तक जरूर देखिएगा, लास्ट में पूरा रिवाइज कराऊंगी, ये बताऊंगी आपको इन सारी समितियों को याद कैसे रखना है, ठीक है। तो वीडियो तो बने रहिएगा।
फिर उसके बाद आपकी 1966 में दोबारा आई मुखर्जी समिति, आपकी 1966 में फिर से आई। इसमें इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि बेसिक हेल्थ सर्विसेज शुड बी प्रोवाइडेड एट ब्लॉक लेवल, मतलब ब्लॉक लेवल पे क्या करना है, बेसिक हेल्थ सर्विसेज को प्रोवाइड करना है। जैसे कि मैंने बताया आपको, चड्ढा जी ने भी क्या बताया, चड्ढा जी ने भी कहा था कि नेशनल जो मलेरिया एराडिकेशन प्रोग्राम है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पीएचसी जो ब्लॉक लेवल पे काम करता है। ऐसे मुखर्जी समिति ने भी कहा कि जो बेसिक हेल्थ सर्विसेज हैं वो ब्लॉक लेवल प्रोवाइड हो जानी जरूरी है। ठीक है, बेसिक हेल्थ सर्विसेज जो लोगों को है वो किस पे प्रोवाइड होनी है, ब्लॉक लेवल पे। ठीक है, आगे बात कर लीजिए तो छठे नंबर पे आपका आया है जैन समिति 1966 में। इसने एक ही मेन काम किया था, वही आ सकता है हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। जैसे कि आजकल आप देखते हो आयुष्मान योजना, इन सब में हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम मिल रही है, सेम उसी तर्ज पे 1966 में अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहली बार हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम किस समिति के द्वारा रिकमेंड की गई, आप बताओगे, जैन समिति के द्वारा हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम आई है। कब, 1966 में। ठीक है, उसके बाद आपकी है जंगलवाला समिति। ये कब आई है, ये आपकी आई है 1967 में, 1967 में। इन्होंने क्या क्या किया, इन्होंने एक तो इंटीग्रेशन किया हेल्थ सर्विसेज का, क्या किया इन्होंने, हेल्थ सर्विसेज का इंटीग्रेशन किया। तो अगर आपसे पूछा जाए कौन सी कमिटी है जो इंटीग्रेशन करती है हेल्थ सर्विसेज का, आप बताओगे जंगलवाला समिति। इन्होंने और क्या क्या काम किया, इन्होंने कहा जो कैडर है वो यूनिफाइड करो और सीनियरिटी को कॉमन करो। ठीक है, सीनियरिटी को कॉमन करने का मतलब क्या है कि अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग सीनियरिटी थी, उन्होंने कहा ये खत्म करो और यूनिफाइड कैडर करके कॉमन सीनियरिटी को आप लागू करो, इंप्लीमेंट करो। प्लस इन्होंने क्या बताया, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, जो जैसा काम करेगा, मतलब अगर बराबरी का काम है तो उसको बराबरी की पे मिलनी चाहिए, किसी को अलग अलग पे नहीं मिलनी चाहिए। सबसे आखिरी में जो इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके लिए क्वेश्चन जनरली आता है, प्राइवेट प्रैक्टिस को मना कर दिया। जैसे बीच में आपने सुनने में भी आया था, बहुत से सरकारी डॉक्टर होते हैं अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, प्राइवेट क्लिनिक भी करते हैं। इन्होंने एकदम मना कर दिया था कि प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे, नो प्राइवेट प्रैक्टिस। जंगलवाला समिति में आपसे पूछा जाए किस समिति के द्वारा ये बैन कर दिया गया था कि डॉक्टर्स को अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करनी, तो आप बताओगे जंगलवाला समिति 1967 में क्या हुआ था, प्राइवेट प्रैक्टिस सर्विसेज को इन्होंने प्राइवेट प्रैक्टिस को मना कर दिया था। ठीक है, आज दोस्तों इतना पढ़ेंगे, अभी हम लोग और कुछ तीन चार आपकी समितियां और बाकी, जैसे कि आपको पता है करतार समिति है, श्रीवास्तव समिति है, लेकिन वो सब बड़ी बड़ी भी हैं, टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। तो आज पहले इन सबको रिवाइज कर लेते हैं, कल जब वीडियो करेंगे हम लोग तब क्या करेंगे दोस्तों, इन सारी समितियों को फिर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम लोग देख लेते हैं हमारी कौन कौन सी समितियां थी, क्या क्या इंपॉर्टेंट उनके पॉइंट्स थे। ठीक है, सबसे पहले देखिए हम लोग अगर बात करें तो क्या है हमारे पास, भोर समिति, जो कि मैंने शुरू से लेकर अभी तक इतनी बार बोल दी है कि मुझे उम्मीद है आप सभी को रट गया होगा। भोर समिति दोस्तों कब की थी, ये आपकी जोसेफ भोर की समिति थी, 1943 में एग्जिस्टेंस में आई और 1946 में क्या की, इसने रिपोर्ट अपनी सबमिट कर दी। इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या किया दोस्तों, इन्होंने भारत में अगर पूछा जाए स्वास्थ्य स्थिति का आकलन सबसे पहली बार किस रिपोर्ट ने किया, तो भोर समिति ने सबसे पहली बार भारत में स्वास्थ्य का क्या किया, इवैल्यूएशन किया, उसका आकलन किया। इसके बाद इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा 3 मंथ की ट्रेनिंग कराओ और क्या करो, सोशल फिजिशियंस बनाओ। ठीक, उसके बाद इन्होंने स्कूल हेल्थ पे भी ध्यान दिया और क्या किया इन्होंने दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट काम, एक इन्होंने बोला प्राइमरी हेल्थ सेंटर होगा कितने पे, 40,000 जनसंख्या पे। इन्होंने क्या किए, 2 चीज और की, एक आपका शॉर्ट मेजर्स दिए और दूसरा आपका लॉन्ग मेजर्स दिया, जिसको आप क्या बोलते हो, जिसको आप बोलते हो 3 मिलियन प्लान। जो चीज इंपॉर्टेंट है वही मैं यहाँ लिख रही हूँ, दोबारा पूरा सब कुछ नहीं लिखना है हमें। ठीक है, अब मैंने क्या बताया आपको, दूसरी कौन सी कमेटी थी, दूसरी समिति थी आपकी मुदालियर समिति। मुदालियर समिति में क्या था बताइए सबसे इंपॉर्टेंट, और मुदालियर समिति कब की थी, अभी मैंने आपको बताया है। मुदालियर समिति दोस्तों आपकी 1962 की थी, किसकी थी, 1962 की थी। इसका क्या काम था दोस्तों, इसने भी वही कहा कि जैसे आईएएस का होता है रिक्रूटमेंट, जैसे आईएएस होता है, ठीक आईएएस का रिक्रूटमेंट जैसे आईएएस काम करता है, वैसे ही आपको क्या करना है, ऑल इंडिया हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना है। 1962 में मुदालियर समिति ने सबसे इंपॉर्टेंट बात यही कही। बाकी इन्होंने क्या कहा, इन्होंने यही कहा कि एक पीएचसी 40,000 जनसंख्या पे होगी, और दूसरी चीज उन्होंने क्या कही, रीजनल सेंटर्स होंगे कहां पर, हर राज्य में। ठीक है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स कहां पर होंगे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। ठीक, क्लियर हो रहा है। और यहीं पे क्या मैंने बताया आपको, मुदालियर आयोग जो 1952 में था वो किससे संबंधित था, माध्यमिक शिक्षा आयोग से। ठीक है, मुदालियर आयोग किससे संबंधित था, माध्यमिक शिक्षा आयोग से।
नेक्स्ट देख ले हमारी कौन सी है, तीसरी है हमारी चड्ढा समिति। चड्ढा समिति किससे संबंधित है, मैंने बताया आपको किससे संबंधित है। नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम जो है वो किसके द्वारा होगा, पीएससी के द्वारा होगा, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के द्वारा, ब्लॉक लेवल पर ही होगा। ठीक है, 1963 की ये समिति होती है और इसको क्या बोलते हो, इसको आप लिंकिंग कमिटी बोलते हो। ठीक है, लिंकिंग कमिटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया, एक बेसिक हेल्थ वर्कर भी बनाया। इन्होंने कहा हर 10,000 पॉपुलेशन पे क्या होगा, हर 10,000 पॉपुलेशन पे क्या होगा, एक बेसिक हेल्थ वर्कर होगा जो क्या करेगा, जो कि डेटा कलेक्ट करेगा, मलेरिया को देखेगा और क्या करेगा, फैमिली प्लानिंग का भी काम करेगा। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक बेसिक हेल्थ वर्कर बनाया, प्लस इन्होंने क्या बनाया था, एक फैमिली प्लानिंग हेल्थ असिस्टेंट को भी बनाया। फैमिली प्लानिंग हेल्थ असिस्टेंट के अंदर में 3-4 बेसिक हेल्थ वर्कर होंगे। ठीक है, फैमिली प्लानिंग असिस्टेंट भी असाइन किया और इसके अंदर में क्या होंगे, इसके अंदर में आपके 3-4 बेसिक हेल्थ वर्कर होंगे। चौथा आपका कौन था, चौथा और पांचवा आपका मैंने बताया है मुखर्जी समिति। मुखर्जी समिति में क्या था, 1965 वाली जो मुखर्जी समिति थी उसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि भाई दोनों एक ही आदमी काम नहीं करेंगे, फैमिली प्लानिंग और मलेरिया वाले लोगों को अलग अलग रखो, दोनों अलग अलग काम करेंगे। इसको इन्होंने सेपरेट कर दिया 1965 में। 66 में क्या हुआ, 66 में जो मुखर्जी समिति थी उसमें उन्होंने वही चीज़ बताई कि जो फैसिलिटीज़ हैं, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो कब प्रोवाइड होनी चाहिए, हेल्थ सर्विसेज आपको ब्लॉक लेवल पर ही मिल जानी चाहिए। जो बेसिक हेल्थ सर्विसेज हैं वो कहाँ मिल जानी चाहिए, ब्लॉक लेवल पर। उसके बाद हमने बात की जैन समिति की। जैन समिति किस लिए फेमस है, जैन समिति आपकी फेमस है क्योंकि इसने पहली इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की थी। हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम सबसे पहले किसके बारे में आई है, जैन समिति के बारे में आई है 1966 में। सबसे लास्ट में मैंने आज जो पढ़ाई है वो कौन सी है आपकी, जंगल वाला समिति। देखिए नाम से पता चल रहा है जंगल वाला समिति, यानी कि जंगल राज जहां पर हो, जहां पर सारी कठोर कानून पास हुए। इन्होंने क्या क्या बताया, इन्होंने कहा सारे इक्वल वर्कर्स को इक्वल पे मिलेगी, जो इक्वल काम कर रहा है उनको इक्वल पे मिलेगी, यूनिफाइड कैडर होगा, सीनियोरिटी इन्होंने कहा कॉमन होगी, प्लस इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कही वो क्या कही, नो प्राइवेट प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये सारी चीजें मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आई होगी। अगर चैनल पे पहली बार होंगे, पहली बार देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि कल हम लोग इसके आगे वाला पार्ट करेंगे और मैं कोशिश ये करूंगी कि आपको ऐसी काफ़ी चीज़ें कवर करा दूं। प्लस आप लोगों की जो लाइव क्लास चलती है आजकल नहीं हो पा रही, इसलिए मैं क्योंकि आप लोगों को कुछ टॉपिक्स प्रोवाइड करना चाहती हूँ, पहले वो प्रोवाइड कर लेते हैं, फिर हमारी लाइव क्लासेस जैसे चलती थी वैसे ही चलेंगी। लेकिन आपका डे लॉस बिल्कुल नहीं होगा, कुछ ना कुछ कंटेंट आपको डेली मिलता रहेगा। प्लस मैंने बता दिया जिनको पीडीएफ चाहिए उनको पता ही है क्या करना है। नंबर आपके पास है, आप नंबर में बोल सकते हैं, मैसेज कर सकते हो 8957215956। इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो आप। पीडीएफ जितने लोग ले रहे हो उन सबको टॉपिक की पीडीएफ मिल जाएगी, आपको लिखने की जरूरत नहीं, बस समझने की जरूरत है। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में जो भी क्वेरी हो पूछ सकते हैं, लेकिन प्लीज एग्जाम की डेट मत पूछिएगा कि एग्जाम अभी होने वाला नहीं है आपका मार्च तक। एग्जाम की डेट के अलावा जो भी क्वेरी उसको पूछ सकते हैं। धन्यवाद।